और जब खात्मा होगा तभी हकीकत में अमन आएगा। उससे पहले अमन, मुझे नहीं लगता कि अमन आएगा, क्योंकि एक तरफ आतंकवादी हैं, दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत। ये बिल्कुल सही कहा कि जाहिर है कि आतंकवाद के रहते हुए अमन की बात ये मुमकिन नहीं है। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जो भी आतंकवादी है वो बेनकाब होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस 18-19 महीने की जंग में बहुत सारी तस्वीरें बहुत क्लियर हो गई, बड़ी साफ हो गई हैं। जयदीप साहब ने लिखा है, फजील साहब की, मालदीव ने इजरायलियों का अपने देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है, पासपोर्ट रद्द कर दिए। मालदीव जैसा मुल्क वो इजराइल के खिलाफ इस तरह का स्टेप उठा रहा है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत चैलेंजिंग है, मैं समझता हूं। और ये इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी, मालदीव जैसा मुल्क। फजील साहब देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तो एक्सेप्शनल इजराइल अपने पासपोर्ट पे ही लिख दिया है। अब जो पासपोर्ट इश्यू हो रहा है उस पर इजराइल एक्सेप्शनल लिख दिया जा रहा है उस पर। तो ये दुनिया में फिलिस्तीन अकेला नहीं है। ये जरूर है कि लोग फिलिस्तीन तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन सबकी दुआएं, सबकी कोशिशें जितनी हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमान और ईसाई भी और तमाम लोग आज फिलिस्तीन के साथ हैं। देखिए, कल मैंने कहा था कि ईरान को कट्टरपंथी कह रहे। कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहे। जिसने कोट पैंट टाई पहन लिया वो कट्टरपंथी नहीं है। वो कोट पैंट टाई पहन करके 52,000 फिलिस्तीनियों बेगुनाह बच्चों को मार दिया, वो कट्टरपंथी नहीं है। ट्रंप ने बेवजह हूती पर मार दिया बम और करीब करीब 400 लोग मारे गए। उसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग थे, सिविलियंस थे। ये लोग सिविलियंस पर अटैक कर रहे। देखिए, महाभारत युद्ध में भी एक नियम था कि कमर के नीचे वार नहीं करना है। ये तो सारे नियम को ही खत्म कर दिए। पूरी दुनिया में वारंट निकल गया नेतन्याहू का, उनको युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या? जिस तरह से सिविलियंस पर अटैक कर रहा है इजराइल और अमेरिका, उस तरह से हूती कभी भी सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहा है। वो भी जवाब दे रहा है, लेकिन वो आम नागरिक को निशाना नहीं बना रहा है। लेकिन ये लोग आम नागरिक को निशाना बना रहे। और क्या कह रहे? ईरान साफा बांध ले और गौन पहन ले तो कट्टरपंथी हो गए। हमारे मौलाना जो है, अगर थोड़ा पैजामा छोटा पहन ले, कुर्ता पहन ले तो कट्टरपंथी हो गए, दाढ़ी रख ले, टोपी लगा ले तो कट्टरपंथी हो गए। और जो लोग बेगुनाहों को मस्जिद पे जा करके मार रहे, जो लिंचिंग कर रहे, जो दलितों को गेहूं के साथ जला दे रहे, वो कट्टरपंथी नहीं है। अभी प्रयागराज में देखिए, गेहूं के साथ एक दलित को जला दिया गया, वो कट्टरपंथी नहीं है। कट्टरपंथी कौन है? कोई बेचारा हमारा मौलाना आलिम, वो दाढ़ी रख लिए, टोपी पहन लिए, पैजामा कुर्ता पहन लिए तो वो कट्टरपंथी दिखते हैं उनको। और जो लोग खुलेआम गोली चला रहे, मणिपुर जला दिया, वो कर दिया, वो लोग कट्टरपंथी नहीं है। यही हाल पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया में जो लोग पावरफुल है वो किसी को कोई भी टैग दे रहे। वो ईरान को कट्टरपंथी बोल देंगे। और सद्दाम हुसैन साहब क्या हुआ था इराक के अंदर? उनको भी यही कहा था कि कट्टरपंथी है, इनके पास इतना केमिकल वेपन्स नहीं होना चाहिए। इतने साल में अमेरिका एक भी वेपन्स निकाल पाई उनके इराक के अंदर से कि एक भी कोई हथियार निकाल दिया हो? लेकिन नहीं निकाल पाई। तो इस तरह के जो मास डिस्ट्रक्शन के इल्जाम लगाया था सद्दाम हुसैन के ऊपर, मिला कुछ नहीं। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि यही गद्दाफी साहब के साथ देखिए क्या हुआ। गद्दाफी जो अपने देश के लिए पूरी पैसे, जो सरकार का पैसा आवाम पे खर्च करते थे, उसी आवाम से उनको मरवा दिया। और खुलेआम कहा, अमेरिकी एक मंत्री ने डायरेक्ट कहा कि हमने गद्दाफी को मरवा दिया, और पूरी दुनिया खामोश होकर सुनती रही इस बात को। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अब मिडिल ईस्ट में एक नया ईरान जो है एक सबका रहनुमा बन के निकले हैं। ईरान के साथ पूरा दुनिया का मुसलमान है, पूरी दुनिया के लोग हैं। ईरान ही लीडरशिप कर रहे हैं और ईरान की ताकत की वजह से जितना अमेरिका डर रहा है उतना ही अरब और मिस्र और जॉर्डन के लोग भी डर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो अमेरिका का टाइम खत्म हो गया जब यूएई के खिलाफ लड़ा देता था अरब को, अरब के खिलाफ लड़ा देता था जॉर्डन को, जॉर्डन के खिलाफ लड़ा देता था सीरिया को। वो टाइम अब खत्म हो गया। अब ओआईसी
एक ऐसी बास्केट बन गई जिसमें मैं बार बार लोग हमसे कहते हैं कि आप ओआईसी के बारे में इतना क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ओआईसी बनने से कितना फायदा हुआ है। ओआईसी बनने से आज अमेरिका का जो लड़ाने वाली प्रवृत्ति वो खत्म हो गई। सब एक बास्केट में बैठे हैं, कोई खुल के किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये सबसे बड़ा फायदा है। आज ईरान शिया सुन्नी का इतना बड़ा विवाद खड़ा करके रखा, पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ा के रखा, मुसलमानों को आपस में लड़ाया, आज वो भी खत्म हो गया। अब बचा क्या इनके पास? ये पूरी तरह से जो ये जो सोच रहे हैं कि हम मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लें, उनकी नजर तेल पे है। इसी तरह से तेल कितना, आप देखिए 1973 में इजराइल ने किस तरह से अरब से लेके सीरिया को, मिस्र को, सब जॉर्डन को, सबको बुरी तरह मारा था, और मार करके और फिर कहता है कि हमसे एग्रीमेंट कर लो। अरब ने एग्रीमेंट किया, अगर अरब ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको तेल जो भी दुनिया में खरीदेगा हम डॉलर से लेंगे। और कल मैंने आपको बताया था मुमताज भाई कि ये एग्रीमेंट को अब रिन्यू नहीं किया, इस बार 9वीं बार ये एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए फिरोज भाई पास आऊंगा, मेरे पास 10-12 मिनट ही बचे शायद भाई इस डिबेट के, बहुत लंबा मैं नहीं, बस हो गया। मैं सिर्फ ये बहुत कुछ करना है। मैंने अभी बहुत वक्त शाहिद भाई, इसीलिए मैंने अपना शॉर्ट इसीलिए कर लिया कि आप शाहिद भाई को ले लीजिए। नहीं, आप कंटिन्यू करें। नहीं, मैं सिर्फ ये कि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत हुई है, या जो ओआईसी के बारे में इन्होंने अभी जिक्र किया जिस तरह से, और एक 18-19 महीने में ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहा कि शिया सुन्नी नहीं, एक तरफ ईरान और सऊदी का मेल हो जाना, दूसरा अब ईरान और अमेरिका में बातचीत होना, इसको लेकर के इजराइल में जो बेचैनी है, खासतौर से नेतन्याहू वो जो बेचैन है, मतलब ये इसको किस तरह, क्या ये पॉलिटिकल चेंज नहीं है जियोपॉलिटिक्स में? शायद भाई मैं, और उसके बाद फिरोज भाई मेरा मानना यह है सर, मेरा अपना मानना यह है, और मेरी अपनी कैलकुलेशंस हैं कि ईरान अनडाउटेडली एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर रहा है, और अनकरीब वो वक्त दूर नहीं है जब ईरान एक वर्ल्ड पावर बनेगा, बिल्कुल। और ये तमाम जो ताकतें लगी हैं इसी ने ईरान को डाउन करने में लगी हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वो ये सोचते हैं कि ईरान के पास ताकत चली गई तो पता नहीं क्या होगा। जबकि जो इस्लाम के जो भी पैरोकार हैं वो तो अमन की बात करते हैं। जैसे आज अमेरिका के पास ताकत है, उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला रखी है, पूरी दुनिया के अंदर वॉर चल रही है, सब जगह कहते हैं कि सर हमने यहाँ पर डंके की चोट पे कर दिया, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, देश के देश खत्म कर दिए, लाखों लोग मरवा दिए। तो यहाँ पर अगर ईरान के पास वर्ल्ड पावर आएगी तो मेरा ख्याल है ये तमाम जो पूरी दुनिया के अंदर ही अमन होगा। और मुझे पूरा यकीन है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि ईरान की मैं तारीफ कर रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन है, पूरा सब कुछ है, ये गट फीलिंग की बात भी नहीं है, पूरी कैलकुलेशन है कि जिस तरह से पूरी दुनिया, यानी अमेरिका जब लड़ रहा है या अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है तो पूरी दुनिया ही एक तरह से हो गई, और जो अरब कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका के साथ में खड़ी हुई हैं, वो अकेला मुजाहिद खड़ा हुआ उसके सामने सीना तान के कि हाँ जी सब आ जाइए। तो ये तमाम चीजें दर्शाता है, आगे आने वाले वक्त को पूरे को दिखाता है। जो लोग आंखें वाले हैं, जो लोग जहन वाले हैं, वो सब कुछ देख लेते हैं कि हाँ जी आगे क्या होने जा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर हमने इंसानियत को जिताना है तब हमने हर हालत में ईरान का इसमें साथ देना चाहिए या पैलेस्टाइन का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। और नहीं, इसमें तारीफ की बात नहीं। अभी देखिए एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे खबर दी है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने। वैसे बहुत सारे लोग हमें अपडेट करते हैं, लेकिन इन्होंने जो बताया है बहुत बड़ी खबर है। फ्रांस में जो मुजाहिरीन है, प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने अपनी सरकार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर आप जो है फिलिस्तीन को मान्यता दीजिए, और जो लोग भूखे हैं वहां पे, जो खाना नहीं पहुंचा है, फौरी तौर पर उन्हें खाना पहुंचाया जाए और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये फ्रांस से मुतालबा किया गया, और ये फ्रांस ने जून में मीटिंग रखी है। लेकिन क्या लग रहा है, जून में सऊदी और कई मुल्क बैठने वाले हैं कि फिलिस्तीन के लिए कुछ किया जाए। तो क्या फिरोज बख्श साहब, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब चकनाचूर होगा और फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर मान्यता मिलेगी? क्या लग रहा है, जिस तरह की आवाजें उठ रही पूरी दुनिया में? और यही देखिए,
ईरान भी चाहता था, यही तमाम जो उनके हामी वो चाहते थे कि फिलिस्तीन का मसला दुनिया की नजर में आए। ये जिस तरह से उन्हें कैदी बना के रखा गया था, उन्हें तिल तिल करके मारा जा रहा था, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अब तक बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए, आपको याद होगा। तो अब क्या वो घड़ी आ गई है या फिर अभी दूर है, कैसे देखते हैं? हमारे शाहिद भाई बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि मौजूदा दौर में जहां तक मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें ना तो अब पाकिस्तान, ना तुर्की, ना सऊदी अरब, अब ईरान का नंबर जो है तकरीबन तकरीबन लग गया है। और ईरान एक मर्द मुजाहिद की तरह अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। ठीक है, उसके सदर को मार दिया गया, उसके बहुत बड़े जो नाम मेरे जहन से निकल रहा है, जो फौजी जनरल थे, उनको मार दिया गया। लेकिन बावजूद इसके ईरान जो है टस से मस नहीं हुआ। अब इस बात को कहने के बाद मैं एक बात और कहूंगा, मैं फ्रांस की जो जनता है, वहां का जो अवाम है, मैं उसको सही मानों में सैल्यूट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अवाम ने कहा है अपनी हुकूमत से कि भाई वहां के जो बेचारे तड़प रहे हैं लोग, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास दवाएं नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है खाने को, कोई सालन शोरबा नहीं है, आप उनको प्रोवाइड करें। तो मैं समझ, हालांकि शुरू में फ्रांस ने भी इसराइल का साथ दिया था, शुरू में मतलब चाहे वो बरतानिया हो, लेकिन अब फ्रांस को अक्ल सलीम आ गई है और उसका अवाम ये समझ गया है कि जो उसके सदर ने पास में किया था, अब ये जो चीज है बिल्कुल गैर इंसानी है, शैतानी चीज है। मुझे याद आ रहा है जलाल अल अफरा का मैंने जिक्र किया था आपके किसी अर्लियर एक प्रोग्राम में, जो कि स्पोक्स पर्सन है फलस्तीन के, और जिन्होंने तमाम अरब ममालिक का शुक्रिया अदा किया था 56-57 कि भाई आपका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे बच्चे मरते रहे, सात आसमान पर जाते रहे, हमारी खवातीन खत्म होती रही, आप खामोशी से देखते रहे, और हमें एक अज़्म जलाल और जो एक मर्तबा इस चीज से मिला है, उसके लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। एक आयरॉनिक टोन में उन्होंने कहा था। उन्होंने एक चीज और कही थी जो फ्रांस वाले अपने सदर से मांग रहे हैं, उन्होंने ये कहा था अगर 56-57 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे गजा में सिर्फ पानी लेके आ जाएं, डबल रोटी लेके आ जाएं, ब्रेड लेके आ जाएं, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ तो उससे मतलब एक जो पॉइंट ऑफ व्यू तो बनेगा वर्ल्ड में। लेकिन मैं अपनी बात को मैं तमाम करूंगा, मुमताज आलम साहब, दुनिया में जो हो रहा है, जिस तरीके से तहस नहस कर दिया, गाजा को कब्रिस्तान बना दिया, वहां के बच्चों को आप भी, आपके पास भी व्हाट्सएप आए होंगे, जख्मी बच्चों की तस्वीरें, लाशों का जो है वहां पे, वो हमसे देखा नहीं गया। और अक्सर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि काश कयामत का सूरज इस जुम्मे को फूक जाए। हम ऐसी दुनिया में बिल्कुल नहीं रहना चाहते जहां इस तरह की बातें हैं। और हमें चीन से शिकायत नहीं, हमें रूस से शिकायत नहीं, हमें किसी और मुल्क से शिकायत नहीं, हमें सबसे बड़ी शिकायत सऊदी अरब से है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से है, हमें मिस्र से शिकायत है, हमें कुवैत से शिकायत है, जो अपने को मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं, चाहे वो ओमान हो चाहे कोई भी हो, हमें उनसे हम शर्मिंदा हैं। हम चुल्लू भर पानी में डूब मरने को तैयार हैं, जो कुछ फलस्तीनियों के साथ हुआ, और खामोशी से चूड़ियां पहन के ये लोग बैठे रहे। बिल्कुल, ये